नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर ऑनलाइन में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। जब भी किसी व्यक्ति की किसी बीमारी या फिर किसी दुर्घटना की वजह से जान पर बन आ जाती है तो इसे मेडिकल इमरजेंसी कहते हैं। जब मेडिकल इमरजेंसी हो तो पेशेंट को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, ये प्राथमिकता होती है। लेकिन इस बीच कौन सी चुनौतियां आती हैं, किस तरह से आप अवेयर रहकर पेशेंट की जान बचा सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। हम चाहे कहीं भी हों, इस आवाज को सुनकर हमें एहसास हो जाता है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। किसी जरूरतमंद को एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में गोल्डन आवर के अंदर किसी को जरूरी ट्रीटमेंट मिल जाए तो नुकसान की आशंका बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थितियों में ही इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भूमिका बढ़ जाती है। सरकार देश के सभी राज्यों के हर जिले में आपातकालीन परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरणों के साथ साथ किसी चिकित्सक, नर्स या कुशल सहायक की मौजूदगी भी बेहतर परिणाम के लिए जरूरी है। एम्बुलेंस के चालक को इस बात की भी जानकारी होनी आवश्यक है कि मरीज या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के नजदीक कौन सा अस्पताल है, जिससे कम से कम में वहां पहुंचा जा सके। एम्बुलेंस का मकसद ही मरीज को जल्द ट्रीटमेंट दिलाना है। भारत के ज्यादातर शहरों में 102 और 108 पर फोन करके इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सर्विस का लाभ लिया जा सकता है। भारत के कुछ दुर्गम इलाके ऐसे भी हैं जहां न तो ठीक सड़कें हैं या फिर कहीं कहीं तो जलाशयों को पार करके ही अस्पताल तक जाना होता है। इन स्थानों पर सरकार ने बाइक एम्बुलेंस की पहल की है। ओडिशा के कालाहांडी में ये पहल गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इसका प्रयोग गंभीर रूप से बीमार या अचानक हुई मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी किया जा रहा है। इन सब के बीच ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेडिकल इमरजेंसी के समय अनावश्यक भीड़ भाड़ न लगाएं। सही जानकारी नहीं होने पर मरीज के साथ कोई प्रयोग न करें। उचित जानकारी होने पर ही फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा दें। हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को भी समझने की जरूरत है। एम्बुलेंस को सड़क पर जाने का रास्ता दें। हमेशा अपने वाहनों को सड़क से अलग पार्किंग में ही लगाएं, जिससे इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रास्ता मिल सके। छोटी छोटी कोशिशें ही रंग लाती हैं, इसलिए बेहतर परिणाम के लिए हम सबको अपने अपने स्तर से कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो अगर हम सभी अवेयर रहेंगे तो हम ज़रूर किसी ना किसी की जान बचाएंगे। यही मकसद है हमारा आप सभी को इस टॉपिक के बारे में एजुकेट करने और अवेयर करने को लेकर, जिस पर आज हम अपने विशेषज्ञों से भी बात करेंगे। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स से प्रोफेसर एंड यूनिट है डॉक्टर HL नाग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एडिशनल सेक्रेटरी मिशन डायरेक्टर मनोज हलानी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेडिकल इमरजेंसी होती क्या है, कैसे इसे पहचाने लोग? मेडिकल इमरजेंसी हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, या तो जान खतरे में है या तो कोई शरीर का कोई हिस्सा खतरे में है। जैसे कोई अगर गिर जाता है कहीं से, हाइट से कहीं फिसल के, अगर कमर में चोट लग जाती है, नीचे पैर अचानक काम करना बंद कर जाता है, वो भी अपने आप में एक इमरजेंसी है। किसी को दिल का दौरा पड़ गया, वो भी एक इमरजेंसी है। तो या तो जान या तो एक हमारे शरीर का कोई हिस्सा अगर खतरे में है, उसको कम से कम टाइम पे ही उसको जो है कोई एक चिकित्सा की ज़रूरत है, उसको हम इमरजेंसीज कहते हैं। और झलानी जी, अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी किसी के सामने आती है तो क्या किया जाए, किस तरह की व्यवस्था यहाँ गवर्नमेंट की ओर से की गई है? अगर एम्बुलेंस बुलाने से लेकर या फिर अन्य की जाना जाए कि किस अस्पताल में मरीज़ को ले जाया जाए, तो इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था सरकार की ओर से है? एक तो है कि पेशेंट ट्रांसपोर्ट का हमारा जल्दी से जल्दी, बिकॉज इमरजेंसी है, अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं होगा तो जो पेशेंट के लिए जो आउटकम है वो काफ़ी फैटल हो सकते हैं। तो एक तो ये है कि उपयुक्त एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी पेशेंट तक पहुँचे। उससे भी पहले ज़रूरी है कि अगर कोई वहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर है या हेल्थ केयर वर्कर हैं तो जो इनिशियल स्टेबलाइजेशन वाला काम है वो हो जाए। फिर हमारे जो अप्रोप्रिएट एम्बुलेंस हैं उसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज होती हैं कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होती है। तो जिस तरह की नेचर है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट एम्बुलेंस को जाना चाहिए। अगर ट्रॉमा केयर है, क्रिटिकल केयर है, तो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचना चाहिए, जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहिए। तो और उसके बाद में उसको फिर हमें एक अप्रोप्रिएट फैसिलिटी में ले जाना होगा जहाँ पर
उस नेचर जिस कंडीशन है, अगर स्ट्रोक का केस है या ट्रॉमा का इंजरी है जी। या पॉइजनिंग है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, Right. तो किस फैसिलिटी में ट्रीट हो सकता है, उस फैसिलिटी में फर्स्ट टाइम में सही जगह पहुंचना चाहिए। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हमने 25,000 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज देश भर में दे रखी हैं, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज भी हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज भी हैं। नॉर्मली डायल 102 या डायल 108 करके वो एम्बुलेंसेज मिलती हैं। उसके अलावा ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज़ जो हैं, तो उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह की फैसिलिटीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं। तो जैसे अब एम्स जैसी जगह होगा, वहाँ लेवल 1 द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़, जहाँ सब तरह के मल्टी डिसिप्लिनरी केयर पूरी तरह से मिल सकती है। बट जो हमारा जो लेवल 3 फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर हम जिला अस्पताल हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उसमें हम कम से कम कोशिश करते हैं कि एनेस्थेटिस्ट हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो सब अवेलेबल हो जाएं, जिससे कि पेशेंट को नॉर्मल जब कॉम्प्लिकेशंस होंगे या नॉर्मल इमरजेंसीज होंगे उसको मैनेज किया जा सकता है। अदरवाइज लेवल 2 फैसिलिटीज़ होंगी, फिर लेवल 3 फैसिलिटीज़ होंगी। लेवल 3 में न्यूरो सर्जन और बाकी सब भी रहते हैं। इसके अलावा कोशिश ये भी रहती है कि इसका टाइम कैसे हम कम से कम करें। तो एक तो ये है कि जैसे ही पेशेंट का कॉल आता है, वैसे ही हम जानना चाहते हैं कि वो उसका लोकेशन क्या है, उसके लेटलॉन्ग क्या है, ताकि नज़दीक की एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचे। मैं रोकना चाहूँगी, क्या इस तरह का कोई स्पेसिफिक नंबर आप यहाँ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, अगर कोई ऐसी स्थिति हो तो को कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं, तो डायल 108 इज़ द यूजुअल एम्बुलेंस। जब कोई इमरजेंसी है तो डायल 108 करें। दिल्ली प्रॉपर में 102 से डायल करके, जो कैट्स की एम्बुलेंस है, सेंट्रलाइज्ड ट्रॉमा सर्विस के, यहाँ पर कांटेक्ट कर यहाँ मदद ली जा सकती है। इसको आगे जलानी जी बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, कुछ जानना आप चाहते हैं, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइन खुल चुकी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 011-230-9752 011-230-97524। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए। इस बीच डॉक्टर नाग, जिस तरह से अगर कोई इमरजेंसी होती है, घर में हो या फिर सड़क पर आप हो, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो जो रिएक्शन टाइम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, आपको जल्द से जल्द कहाँ कॉल करना है, किसको कांटेक्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अगर इसको हम ठीक ढंग से यूटिलाइज़ करें तो कैसे मरीज़ की जान बचाई जा सकती है? इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। नंबर 1 कि जैसे कभी भी कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि उसको हमें उसके पहले हमें कोई सूचना नहीं रहती है। दैट इज़ व्हाट द एक्सीडेंट इज़, इट हैपन्स, मतलब ये हो जाता है, ये घट जाती है। तो उसमें सबसे पहले हमें जो भी उनके आसपास में है, नंबर 1 रूल ऑफ थंब है कि वो पैनिक ना हो। जहाँ वो घबरा जाते हैं, और ये बड़ा स्वाभाविक है, तो घबरा जाने से जो चीज़ें होना चाहिए वो उसकी राह ही बदल जाती है। उसमें लोग वो नंबर भूल जाते हैं, जैसे अभी आपको बताया गया कि 108, 102 दिल्ली के लिए, इस तरह से। तो ये चीज़ें फटाफट एक आदमी को ये ज़रूर कर लेना चाहिए। जैसे अगर बच्चों के साथ हो गया तो घर में पेरेंट्स होंगे, कोई बुजुर्ग होंगे, तो पैनिक ना होके एक आदमी जो कम से कम थोड़ा होशियार है वो इस तरह की चीज़ें कर ले, फ़ोन कर ले, जैसे एम्बुलेंस के लिए, या ज़रूरत पड़े तो पुलिस को या तो नेबर को, इस तरह से एक आदमी काम कर ले। दूसरा एक ज़रूरी है कि हुआ क्या है, क्योंकि वो बहुत वैराइटीज़ के उसमें हो सकते हैं, किसका हाँ क्या हुआ है, बच्चा है, एल्डरली है, जवान है, क्या हुआ है उसको, या उसको दिल का दौरा पड़ा है, उसको मिर्गी का दौरा है, उसको पेट में कुछ इमरजेंसी हो गई, भी कई बार होता है और उसे पहचान नहीं पाते हैं कि ये वाकई इमरजेंसी है। बिल्कुल, तो कम से कम या तो जिसको हो गया हादसा वो बिल्कुल से ऐसा कंडीशन में है कि वो बेहोश हो के बता नहीं पाता है, तो या तो घर वालों को पता था कि क्या हो सकता है, एक अमूमन एक गेस किया जा सकता है कि क्या हो रहा होगा। अगर बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आया तो एक अलग बात है। तो पैनिक ना हो के उन नंबरों पे रिंग करके एम्बुलेंस वगैरह को या तो नेबर्स को अलर्ट करके, ताकि उसको अभी एक हेल्पिंग हैंड की भी ज़रूरत है। और इसी बीच इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक एम्बुलेंस आ जाती है। इसी बीच एक और चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी का अगर दिल का दौरा पड़ गया, सांस लेने में तकलीफ़ है, तो थोड़ी सी अगर उनको एक अवेयरनेस के लिए अगर उनको थोड़ा भी ज्ञान है, जिसको हम ABC कहते हैं लाइफ सपोर्ट का, अगर वो है तो उसको फॉलो करें, अन्यथा कोई ऐसा स्टेप न लें जिसको उसको और घातक सिद्ध हो उसके लिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। जी,
तो जलानी जी, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है कि टिल द टाइम एम्बुलेंस इज रीचिंग तो किस तरह से ट्रीट करना है, आप फर्स्ट एड कुछ दे सके मरीज को? क्या ऐसे एजुकेट करने की भी कोई व्यवस्था है, या उन्हें डायरेक्ट करते रहें फ़ोन पर जो मरीज़ के परिजन हैं उनको, कि किस तरह से हैंडल किया जाए तब तक डॉक्टर या फिर एम्बुलेंस पहुंचती है? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि फ़ोन से बहुत ज़्यादा गाइडेंस ठीक से दिया जा सकता है। तो ज़रूरत यह है कि हमें जो हमारे ख़ास तौर से जो हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं जी, वहाँ के लोगों को, उस एरिया के हेल्थ वर्कर्स को, उनको हमें ओरिएंटेशन देना होगा। ओके। अभी एम्स ने एक दिन का, एम्स ट्रॉमा सेंटर ने एक दिन का ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया है कि 1 डे ट्रेनिंग, ओके। जिसमें एक बेसिक गाइडेंस मिल जाएगा कि कोई इस तरह की जैसे सड़क दुर्घटना का कोई केस है तो उसमें पेशेंट के साथ में इनिशियल हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, जी, etc. और उसके बाद जो जैसे मैंने बताया कि जो हमारे एम्बुलेंसेज आएंगी तो वो आ जाएंगे, फिर अगर हेल्थ वर्कर हैं तो उनकी और ज़्यादा थोड़ी सी लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग है। और उसके बाद हमारे जो EMTs होते हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस, जो एम्बुलेंस के साथ में आएंगे, एडवांस पैरामेडिक्स रहेंगे, वो लोग उसको पेशेंट को स्टेबलाइज कर सकते हैं और उसके बाद फिर पेशेंट को हमें ले जाने की ज़रूरत है। पर हम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इस तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते हैं। और अभी हमने रिसेंटली ये भी डिसीजन लिया है कि हम लोग मास्टर ट्रेनर्स को हम लोग उपलब्ध कराएंगे, और कम्युनिटी से जो लोग भी सीखना चाहते हैं, पब्लिक भी आकर के वो एक दिन का ट्रेनिंग ले सकेगा। तो ख़ास तौर से हम ऐसे इलाकों में जहाँ पर कि जैसा मैंने बताया कि जो जैसे नेशनल हाईवेज़ के पास में हैं या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, उधर हम इस तरह की ट्रेनिंग करना चाहेंगे ताकि नागरिक लोग स्वयं भी इसके बारे में प्रशिक्षित हो सकें और किसी तरह की घटना दुर्घटना में वो इनिशियल जो मदद होनी चाहिए, वो इनिशियल स्टेप्स वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। डॉक्टर नाग, ये तो रही बात कि अगर किसी सपोर्ट आपको मिलता है एम्बुलेंस की तरफ से या फिर कोई डॉक्टर या फिर और भी कोई मददगार वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि परिवार के लोगों को ही अस्पताल पहुँचाना होता है। इस बीच जो उसको उठाने का तरीका है, जो उन्हें ले जाने का तरीका है, कई बार उसमें चोट ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्सीडेंट हुआ है तो पता नहीं कि गर्दन में चोट है, हाथ में चोट है, तो वहाँ ज़्यादा और नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे, क्या प्रिकॉशंस रखे जाए? मैं उसमें सिंपल एग्जांपल ऐसे दूंगा, 2 कंडीशन हो सकती है। जिसको जो सफ़रर है, जिस पे ये घटना घटी है, या तो वो होश में है कि कुछ अपना कम्युनिकेट कर सके कि हाँ मुझे पेट में दर्द हो रहा है, या तो वो बिल्कुल ऐसे हालात में है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तब हमारे लिए समस्या गंभीर हो जाती है। तब हम उसको कैसे उठाएं, क्या करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उसमें तो ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन जो कम से कम ये बता पा रहे कि हाँ मेरे पैर को टेढ़ा ना करो, ये करो, तो उसमें तो खुद ही गाइड कर रहे हैं कि मेरे को आराम कहाँ है। तो उसमें जो है, जैसे एग्जांपल है, अगर मान लें किसी की टांग वगैरह में चोट आ गई है, अभी वहाँ से खून बह रहा हो, तो जो भी वहाँ पे साधन हमारे पास में है, कम से कम वो जो रक्त का जो भाव है उसको बंद करने की एक पट्टी तो कम से कम कर दें, बहुत टाइट ना करें। प्लस अगर लिम्ब अगर टेढ़ा सा हो गया है, हल्का सा सीधा करके कोई भी साधन घर में हो, स्केल हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, या तो अम्ब्रेला का स्टिक हो, उसको पास में रख के हम हल्का से हम बैंडेज की तरह से, एक स्प्लिंट की तरह हम उसको रख सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आजकल स्कूल लेवल्स में भी और आम पब्लिक को भी हम लोग टाइम टू टाइम इस तरह से एक एजुकेटिव प्रोग्राम्स करते रहते हैं। जी झलानी जी, ये तो बात हो गई कि जब तक आपने पेशेंट को बोर्ड किया है एम्बुलेंस में या फिर व्हीकल में, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब एम्बुलेंस या फिर व्हीकल सड़क पर होता है, और वो है ट्रैफिक की समस्या। अमूमन ट्रैफिक में एम्बुलेंस का फंस जाना ये हम देखते हैं, और उस दौरान पेशेंट की कई बार जान भी चली जाती है। हाँ, देखिए, ये तो थोड़ा सा सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एक थोड़ा सा जागरूकता होनी चाहिए। जो पेशेंट है वो हमारे ही परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, तो इसमें तो हमें बहुत सेंसिटिव होकर के तत्काल उसको रास्ता देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। कुछ चंद मिनट में ही वो अगर सही समय पर सही मदद हो गई तो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी, अन्यथा वो अपना जीवन खो सकेगा। इसलिए इसमें तो सभी नागरिकों से अपील है कि कभी भी आपके पीछे अगर एम्बुलेंस है तो तत्काल उसके लिए वे हम तत्काल रास्ता बनाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं डॉक्टर नाग, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते नहीं हैं, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता या फिर एम्बुलेंस के पीछे ही अपने व्हीकल लगा लिए जाते हैं, तो यहाँ लोगों को भी अवेयर होने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरत है, बिना कहे इसकी ज़रूरत है, इसलिए कि वो फॉर्चुनेट हैं जो जीवित हैं। जी बिल्कुल। ये दुर्भाग्य है कि जिसके साथ दुर्घटना हुई है, तो ये आपस का कोऑपरेशन है। जी। कहीं ये पलट सकता है, इस अदर वे राउंड ऑल्सो भी हो सकता है। तो इसमें जो उस समय जो रोड में जो चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या तो पैदल चल रहे हो, उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
कि कम से कम अपनी गाड़ी किनारे करें, एम्बुलेंस को निकलने के लिए दें। मैंने एम्बुलेंस के रास्ते में रुकावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें सड़कों पर ऐसा दिखता नहीं है। अमूमन कई बार ऐसे वाक़ये हुए हैं जहाँ पर लोगों की जान चली गई है। क्या यहाँ लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं तो आप किसी की जान बचा रहे हैं? क्या इसे लेकर अवेयर किया जा रहा है किसी तरह की कैंपेन? और जैसे आपने बताया कि कई सोसाइटीज़ में किए जा रहे हैं, लेकिन और लोगों को, बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में, छात्रों को कैसे अवेयर किया जा रहा है? देखिए, आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग, ये भी एक अपने आप में अवेयरनेस जनरेशन का वो है। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में हमारे एक ब्रॉड अवेयरनेस है कि अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है और सायरन बज रहा है, इसका मतलब कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट है जिसको तत्काल अस्पताल में जाने की ज़रूरत है। इसमें हमें एक थोड़ा सा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने कहा कि क्वाइट पॉसिबल कि वो जो व्यक्ति जा रहा हो वो हमारे ही परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, मतलब पूरा समाज ही हमारा ही एक परिवार है। और इसलिए हर पॉसिबल तरीके से इसमें हमें सहयोग देना चाहिए ताकि उसको जल्दी से, तत्परता से मदद मिल सके। और मतलब सेंसिटाइजेशन के लिए ज़रूर मैं समझता हूँ कि सभी स्कूल्स को ये अपने स्कूली कार्यक्रम में या जैसे वो मॉर्निंग असेंबली होती है उनमें इस तरह की बातें ज़रूर जिक्र करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये अवेयरनेस की बात हो गई, लेकिन जब एम्बुलेंस पहुंचती है या फिर कोई वाहन अगर पहुंचता है इस तरह किसी की मदद करने के लिए, तो क्या कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि वहां पर मौजूद होनी चाहिए? क्योंकि कई बार समय ज़्यादा लग सकता है, ट्रैफिक की वजह से 1 घंटा भी लग सकता है अस्पताल पहुंचने में। तो अगर कोई किसी पेशेंट को ले जा रहा है तो क्या फोकस उनका किस बात पर रहना चाहिए? कोई नियरेस्ट अस्पताल हो या फिर ऐसा भी हो कि जैसा मरीज़ आपके पास है उसकी पूरी व्यवस्था उस अस्पताल में हो? तो कैसे चुनाव किया जाए अस्पताल का भी और जो कम्यूट व्हीकल है उसका भी? नहीं, ये तो बड़ा जियोग्राफिक लोकेशन पे डिपेंड करता है, घटना कहाँ पे घटी है और वहाँ से नियरेस्ट जो है, जैसे हम पहले शुरुआत में बात कर रहे थे कि किस चीज़ की ज़रूरत है। उसको हार्ट की इशू है, या तो उसको कहीं फ्रैक्चर हो गया था, या तो सर में चोट लगी, या तो कहीं गोली लग गई है। तो इस पे पहले ही क्लियर हो जाता है कि उस हिसाब से उनको नज़दीकी कहाँ पे ले जाना है। ये बड़ा ज़रूरी है। नेटवर्किंग का इशू है, कम्युनिकेशन का इशू है, प्लस जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उसको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो अपना हेल्प ले सकता है कि कहाँ मुझे ले जाना चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो टाइम का ख़राब नहीं होगा। अगर वो ऐसी जगह में ले गया इन अ गुड फेथ जहाँ उसकी सुविधा नहीं, वहाँ से फिर और कहीं ले जाना पड़े, तो इस तरह की इस तरह के हालात नहीं आनी चाहिए। और साथ में जो एम्बुलेंस में जो उनके साथ जो पैरामेडिकल्स उसमें हैं, हेल्पर हैं, कम से कम वो 2 चीज़ का ख्याल रखें। एक तो जो भी विक्टिम है उसकी सांस चलती रहे, जिसको हम एयरवेज कहते हैं, और दूसरा है उसका हृदय चलता रहे ताकि ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे उसका। ये 2 चीज़ें अगर वो देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है ट्रांसपोर्ट के दरमियान। बिल्कुल। और इस बीच आपने बोला तो इसमें जो बेसिक रोल जो है हमारे कॉल सेंटर का बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। राइट। कि जब पेशेंट, जैसे हमने कॉल किया कि यहाँ पर एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, शायद हार्ट अटैक का केस हो सकता है या रोड ट्रैफिक इंसिडेंट का केस है जी, तो उसके आधार पर उनके पास में पूरा, मतलब उनके जो स्केल में, बिकॉज सब गाड़ियों में GPS लगा हुआ है, उन्हें मालूम है कौन सी गाड़ियाँ हैं, और हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनकी मैपिंग होनी चाहिए, और उन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में किस तरह की सुविधाएं हैं, उपचार की क्या क्या सेवाएं हैं, ताकि अगर हार्ट अटैक का केस है तो उन्हें मालूम होना चाहिए कौन सी फैसिलिटी में ले जाना है, एक्सीडेंट का केस है तो कौन सी इसमें ले जाना है, अगर डिलीवरी का केस है तो कहाँ ले जाना है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द नीड उसके हिसाब से कॉल सेंटर में मैपिंग होगी, बिकॉज ड्राइवर तो बहुत वो नहीं कर पाएगा, तो उसे तत्काल कॉल सेंटर को गाइडेंस देना चाहिए कि आप इस जगह जाएंगे, उसका लोकेशन, और फिर वो अपने आप उसके GPS पे ड्राइवर को भी मालूम रहेगा कि किस शॉर्टेस्ट रूट से वो उस स्पेसिफिसिटी में जाएंगे, और साथ में वहाँ एडवांस इंटीमेशन उस फैसिलिटी को भी रहता है कि ये पेशेंट इस मर्ज का इस तरह का इमरजेंसी है तो आपके पास पहुँच रहा है, तो उसके लिए वो रिसेप्शन के लिए पूरी तैयार रहते हैं। अब जैसे बताया कि जैसे मान लीजिए कि कोई सर की चोट का केस है तो उसमें फिर वो न्यूरो सर्जन या बाकी उन लोग को भी पहले से टीम को तैयार, पहले जो अप्रोप्रिएट मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है वो तैयार रहेगी ताकि जल्द से जल्द पेशेंट को अटेंड किया जा सके, इलाज दिया जा सके। जी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, MP से हमारे साथ रामपाल जी जुड़े हैं। जी, क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, जैसे किसी मतलब दुर्घटना हो जाती है कहीं पर जी, तो उनको मतलब ऐसा क्या प्रशिक्षण दिया जाए, ऐसा प्रशिक्षण कहाँ से लिया जा सकता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? जी, झलानी जी। तो जैसा मैं अभी पहले चर्चा में बता रहा था कि हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन में
राज्यों को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह का प्रशिक्षण आयोजित करें। तो इसमें आपको प्रयास ये करना चाहिए कि जो जिला के जो मेडिकल ऑफिसर CMHO हैं उनसे आप उनसे संपर्क करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपके समुदाय में इस तरह का प्रशिक्षण आयोजित करा दें। तो वहाँ जो भी एनेस्थेटिस्ट होंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन होंगे, वो फिर वहाँ पर एक दिन का ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो भी वॉलंटियर्स हैं उनके लिए आयोजित कर सकेंगे। और भारत सरकार से हमने सभी राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। जी, तो सिविलियंस की ऐसी टीम होगी तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा। और ख़ास तौर से जैसा मैं पहले बोला था कि हमें जैसे मान लिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो देयर आर सम हॉट स्पॉट्स। अगर हम मैपिंग कर लें कि कहाँ कहाँ एक्सीडेंट्स हुए तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से हॉट स्पॉट्स हैं। तो उन हॉट स्पॉट्स के पास वाले जो इलाके हैं वहाँ पर ख़ास तौर से हमें इस तरह के नागरिकों को भी वो करना चाहिए ताकि वो शुरू का जो अवधि होती है जिस समय की एम्बुलेंस में नहीं पहुँचती उस समय वो सही मदद कर सकते हैं। जी, और इस समय इस जो ड्यूरेशन में डॉक्टर नाग जो गोल्डन आवर थ्योरी है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है? किस तरह से जो पर्टिकुलर समय है, कहा जाता है कि अगर 1 घंटे के भीतर कुछ भी अगर हादसा या कुछ कोई इमरजेंसी हुई है और आपने अस्पताल पहुंचा दिया पेशेंट को तो 60 से 70% यहाँ संभावना बढ़ जाती है उसके सही होने की, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये इनफैक्ट जो है सारा खेल इसी पे निर्भर करता है। हमारी व्यवस्था चाहे कितनी अच्छी हो, अगर वो गोल्डन आवर्स के बीच में जो सफ़रर है, जो विक्टिम है, सही जगह, सही हॉस्पिटल, सही हाथों में नहीं पहुंचा तो हमारा सारा एक्सरसाइज जो है फ्यूटाइल हो जाता है, यूजलेस है। इसलिए ये गोल्डन आवर का मतलब ही हुआ कि ये एक हमारे लिए लिमिटेड टाइम होती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट इश्यूज, जैसे लेबर का हुआ, हार्ट अटैक हुआ, कहीं इंजरीज हो गया, गोली लग गई है, तो इसके एक गोल्डन आवर है हर इंसिडेंट्स के लिए। अगर उसी के बीच में अगर उसको सही जगह पे एम्बुलेंस पहुंचा देती है तब तो एक बहुत अच्छा चांस है कि उसकी सही देखभाल हो जाएगी। अन्यथा इसमें अगर लेट हो जाती है तो यूजुअली रास्ते में ही जो है हम गंवा बैठते हैं पेशेंट को। तो ये सारे एक्सरसाइज का इशू यही है कि एक लिमिटेड, और वो टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। वो अगर निकल जाती है तो एक बहुत मुश्किल हालात हो जाती है संभालना या तो उसको बेहतर केयर दे पाना, जो संभव था लेकिन वक्त निकल जाने से तो वो इस संभव समय नहीं की होता इम्पोर्टेंस है। को समझते हुए आगे काम किया जाए। बहुत ज़्यादा। इसमें कुछ इंटरवेंशन, जैसे उदाहरण के लिए जो सबसे बड़े केसेस होते हैं, मतलब जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है, हार्ट अटैक के जो केसेस होते हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा जानें जाती हैं, उसमें हम लोग का ये भी प्रयास है क्योंकि गोल्डन आवर में जो ऐसी फैसिलिटीज़ जहाँ पर उसको एनजीओ का ठीक से ट्रीटमेंट मिल सके वो दूर होते हैं जी। तो इसलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं, एक स्टेमी प्रोजेक्ट है जिसके तहत कि जो दूर की फैसिलिटीज़ हैं, तो हमारे जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर जा कर के अगर ये केस ये पता चलता है कि स्टेमी का केस है तो फिर उनको वहाँ पर थ्रोम्बोलाइज कर दिया पेशेंट को, ताकि आपको समय मिल जाता है जब आप एक प्रॉपर कार्डियक केयर फैसिलिटी में पहुँचेंगे। तो बहुत बार हमें मतलब अगर हम ये हमारे पास सुविधा नहीं है कि कार्डियक केयर की फैसिलिटी में हम 1 घंटे में पहुँच सके, तो हम ऐसी फैसिलिटी में पहुंच सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जिसमें इंतजार करने की संभावना, हाँ, जहाँ पर हम लोग थ्रोम्बोलाइज कर देने से हमारे को जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल जिस दरमियान हम इंटरवीन कर सकते हैं वो 24 घंटे बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट मिल जाए जी, फर्स्ट लेवल, हाँ, तो उससे फिर हमको समय मिल जाता है, तब हम 10 घंटे बाद भी हम इलाज के लिए भेज सकते हैं जी। और हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त बिहार से जुड़े हैं जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ जी। जी, क्या पूछना चाहते हैं? जानना चाहता हूँ कि मैम होता क्या है कि एक्चुअली हम बिहार राज्य में खासकर मेरा पिछड़ा राज्य है, तो मैं चाहता हूँ क्या मैम जी कि हम लोग के इधर कोई यदि घटना हो जाती तो एक्चुअली यहाँ के लोग कहते क्या है कि यहाँ कुछ किसी को उठाना नहीं चाहते, डरते हो, है ना जी जी। और डरते हैं तो होता है क्या, उनको डर लगता है कहीं पुलिस मेरे से पूछताछ करेगी, ऐसे ऐसे हो सकता है कि हम लोग इस केस में क्या करेंगे, तो थोड़ा इसके बारे में आप जागरूक कीजिए प्लीज। बिल्कुल सर, नियमों को लेकर यहाँ शायद थोड़ा और सरलीकरण किया गया हो ताकि लोग खुद आगे बढ़कर मदद करें। जी, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया था, जो क्या व्हाट इज द वर्ड फॉर जो मदद करते हैं तत्काल, डॉक्टर साहब जो फर्स्ट रिस्पोंडर्स जो होते हैं, नहीं, जो भी ऐसा मददगार व्यक्ति है उसको बिल्कुल परवाह करने की ज़रूरत नहीं है जी। अगर वो तत्काल एम्बुलेंस बुलवा करके उसको एम्बुलेंस से भेजते हैं
तो पुलिस उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। इस तरह के टाइम वो खुद कोऑपरेट ना करना चाहे, हाँ, नहीं रोका उनको जाएगा। उनको जबरदस्ती वो नहीं होगा कि बाद में FIR के लिए आइए, पेशी दीजिए, बयान कराइए एक्सेट्रा। तो ये तो उसने मदद किया है और इसलिए उसे कोई अड़चन नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स थे, उसके बाद में भारत सरकार ने सभी राज्यों को और सभी पुलिस को सब जगह पर ये इंस्ट्रक्शंस चले गए हैं कि जो व्यक्ति जिसने इस तरह की मदद की है उसे इस काम के लिए परेशान नहीं किया जाए और उसको बुलाया नहीं जाएगा कि आप अपना बयान देने के लिए आइए एक्सेट्रा। वो सहयोग करता है उतना हद तक वो सहयोग करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ लोग अपनी अगर किसी की मदद करना चाहें तो आप खुद आगे बढ़ सकते हैं और नियम इस तरह के हैं कि आप लोगों की मदद करें, डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नाग जी, यहाँ डरने की जरूरत नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन इस बीच जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि टिल द टाइम एम्बुलेंस से पेशेंट को पहुँचाया जा रहा है अस्पताल, जो एक कम्युनिकेशन होता है अस्पताल का और एम्बुलेंस के ड्राइवर का या फिर उसमें जो और भी स्टाफ मौजूद है, वो किस तरह से और ज़्यादा मजबूत रहकर मदद कर सकता है पेशेंट की? नहीं, एक कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज़रूरी है, हमने पहले भी कवर कर लिए हैं इसमें। इनफैक्ट अभी तो वायरलेस है, अभी तो नेट से सबके कनेक्शंस हैं, पहले नहीं होती थी तो रेडियो वॉकी टॉकी होती थी। तो कम्युनिकेशन इज़ ए मस्ट और वो बहुत ब्रीफ होना चाहिए और उसमें ब्रीफली ये बताना चाहिए कि क्या हुआ है और कितने केसेस हैं, 1 है, 2 है, 5 हैं, कितने एम्बुलेंस हैं और हम इतनी देरी में हम पहुँच रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से उसके लिए रिसेप्शन के लिए और मैन पावर के लिए, पैरामेडिक्स के लिए सारा इंतजामात किया जाए, रास्ते खाली कर दिए जाए, उसके एम्बुलेंस कहाँ खड़ी होगी, कहाँ से, उसके लिए सारे रिसीविंग बे जो होती है वो तैयार रहेगी ताकि वहाँ का टाइम बच जाएगा। तो कम्युनिकेशन इज़ मस्ट। इसको थोड़ा सा और समय कम करने के लिए एक प्रयास ये भी है कि जैसे ही कोई इमरजेंसी कॉल जाता है वैसे ही तत्काल, मतलब मैं अभी ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन करूँ कि मैं मंडी हाउस में हूँ, उधर सामने खड़ा हूँ, उधर पीछे एक इंसिडेंट हुआ है इस बिल्डिंग के साथ, वो बताने का सब ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप कॉल करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके जो लेटलॉन्ग हैं वो कॉल सेंटर को कम्युनिकेट हो जाएंगे। तो जैसे ही उसने कंडीशन बताई कि ये रोड एक्सीडेंट का केस है तो वहाँ की नज़दीक की जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है वो इवन बिफोर वो अपनी पूरी बात करेगा उससे पहले वो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस वहाँ के लिए रवाना हो जाएगी जहाँ पर ये घटना घटी है। क्योंकि उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ पर, उस लोकेशन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोकेशन ऑटोमेटिकली वो जैसे ही आप कॉल करते हैं, हाँ, ये हमारे जो टावर्स हैं उनके तहत वो ट्राइजिंग करके वो तत्काल बता सकते हैं किस लोकेशन से ये कॉल आई है और वहाँ की जो नज़दीक एम्बुलेंस है। तो इससे एक टाइम इंटरवल, जैसे ये दुर्घटना जब अपने यहाँ हुआ था निर्भया कांड में, तो जब तक हम लोग पहुँच सके, एम्बुलेंस पहुँची या पुलिस पहुँची, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय जाया हुआ। बिल्कुल। तो उसके बाद ये प्रयास हुआ था, उसके बाद ये प्रयास हुआ कि जैसे ही कॉल हो वैसे ही हम लोकेशन ट्रैक कर सकते। ज़रूरी है कि लोग अवेयर हों और ताकि जो इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे और बेहतर किया जा सके, लोग अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आपने और बेहतरी से समझा है तो ये भी समझा होगा कि एक आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी होती है जब सड़क पर आप मौजूद हैं और एम्बुलेंस आपके आसपास है। हमारी कोशिश यही है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि अगर आप किसी को एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं तो आप किसी की जान बचाते हैं। फिलहाल हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।